Namaskaram to everyone. Well, I अपने समय में मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत समय नहीं बिताया था, तो यहाँ मैं आप सभी के साथ उसकी भरपाई कर रहा हूँ। और आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप देश के इतने महत्वपूर्ण संस्थान में हैं। आपका कैंपस बहुत शानदार है। और ये यूथ एंड ट्रुथ क्यों? ये कैसे शुरू हुआ? पिछले 36 सालों में ये लगातार होता रहा है। हजारों लोग मेरे पास आकर हमेशा कहते हैं, बहुत सारे लोग, सद्गुरु जब मैं 20 साल का था तब आप कहाँ थे? आप अब आए हैं जब मैं 60 साल का हूं, अब मैं क्या करूं? तो वे मुझे अपने जीवन में जल्दी ना आने के लिए दोषी ठहराते हैं। तब मैंने सोचा कि हम बाहर निकलकर इस देश के युवा लोगों से मिलेंगे, इसलिए यूथ एंड ट्रुथ शुरू हुआ। और मूल रूप से जीवन का अर्थ है, जीवन के बारे में हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, मगर मुख्य रूप से हमारा जीवन बस समय और ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा है। हम सभी के लिए समय एक ही रफ्तार से निकल रहा है। हमारे यहां बैठे बैठे समय टिक टिक कर रहा है। टिक टिक करके घड़ी आगे नहीं बढ़ रही, टिक टिक करके हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां बैठे बैठे जीवन खत्म होता जा रहा है। तो ये ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, धीमा नहीं कर सकते, उलट नहीं सकते। वो बस निकलता जा रहा है। हम सिर्फ अपनी ऊर्जा को मैनेज कर सकते हैं। जीवन के जिस हिस्से को हम युवावस्था कहते हैं, वो जीवन का ऐसा समय होता है जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक उल्लासमय होती है। अधिकांश युवा इस बात को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वे हमेशा इसी तरह रहेंगे। विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप बुजुर्ग लोगों पर ध्यान दें। वे किस तरह चलते हैं, हिलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ऊर्जा का ये स्तर, उल्लास का ये स्तर हमेशा आपके साथ नहीं होगा। सिर्फ जीवन के इसी हिस्से में, जिसे हम जवानी कहते हैं, यह संभव होता है। तो जब आपकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है, अगर आप अपने जीवन में थोड़ी स्पष्टता और संतुलन ले आएं, तो इससे उस ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। वरना ये उल्लास आपके जीवन में आपके खिलाफ जा सकता है। एक चीज जो मैं देख रहा हूं, देखिए, अगर हम एक महान समाज, एक महान देश या एक महान विश्व चाहते हैं, हम एक महान देश, एक महान समाज नहीं बना सकते। हम सिर्फ महान इंसान बना सकते हैं। महान इंसान कैसे बनते हैं? किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत प्रतिभा को सामने आना होगा। हर एक मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी में एक खास प्रतिभा होती है। अगर मैं जो प्रतिशत बता रहा हूं वो गलत हो तो प्लीज मुझे बताइए। जेएनयू में अगर प्रतिशत अधिक या कम है तो प्लीज मुझे बताइए। मगर मेरा आंकलन ये है कि दुनिया में जितने लोग इस धरती पर अपनी प्रतिभा को प्रकट कर पाते हैं, वे 1% से भी कम है। 99% उस आयाम को कभी छुए बिना चले जाते हैं। बस रोजी रोटी, इस संघर्ष, उस संघर्ष के बारे में चिंतित रहते हैं। उनके अपने विचार और भावनाएं लगातार उन्हें व्यस्त रखती हैं। 1% से भी कम लोग अपनी प्रतिभा को सामने ला पाते हैं। अगर हम इस दुनिया में इसे 10% तक बढ़ा पाएं तो ये एक शानदार दुनिया हो जाएगी। पहले कभी मानव जाति के इतिहास में पहले कभी किसी पीढ़ी के पास इतनी सहूलियतें और सुविधाएं तथा तकनीकी शक्ति नहीं रही है जो हमारे पास है। Do you agree with me? Those of you who are looking at me through the phone, I'm asking you, hello. That's your third eye right now, the Samsung eye. So, we are the most हम empowered सबसे सशक्त पीढ़ी generation हैं, ever. But मगर this ये empowerment, सशक्तिकरण how is it going to be, हमारे जीवन को how is it कैसे going to सशक्त improve करेगा? our lives? अगर हम If we सही do the चीजें right करते thing, हैं,
अगर हम अपनी ऊर्जाओं, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का सही ढंग से लाभ उठाना जानते हैं, तो आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हमारे अंदर इस धरती की सबसे बेहतर पीढ़ी होने की संभावना है। इससे पहले किसी भी पीढ़ी के पास इतनी सुविधाएं नहीं थीं जितनी हमारे पास हैं। इस तरह की क्षमताओं वाली ये पहली पीढ़ी है। तो इसलिए हमने ये यूथ एंड ट्रुथ कार्यक्रम शुरू किया है। ये आंदोलन चलता रहेगा। ये सिर्फ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाकर उनसे बात करना नहीं है। हम ढेर सारे सवाल जवाब इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी के पास जिस भी तरह के सवाल हों, उनके लिए कुछ समझदारी से भरे जवाब उपलब्ध हों। तो आज मैं आप तीनों से खुलकर कुछ भी पूछने के लिए कह रहा हूं, ठीक है? नमस्कारम सद्गुरु। पूरे जेएनयू समुदाय की ओर से मैं हमारे अनमोल जेएनयू परिसर में आपका स्वागत करती हूँ। आज शाम यहाँ आपकी मौजूदगी हमारे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है। जब आप बोलते हैं तभी वो काम करता है। हम इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं और दर्शकों की विशाल भीड़ हमारा उत्साह और आभार दोनों प्रदर्शित करती है। खासकर मंच पर 3 मॉडरेटर आपके साथ मंच पर मौजूद होकर अभिभूत हैं। हम आपको और दर्शकों को अपना परिचय देना चाहेंगे। मैं अणिमा सोनकर रूसी और मध्य एशियाई अध्ययन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी कर रही हूँ। मैं सिर्फ आनंदित नहीं हूँ, आपसे मिलना किसी सपने के सच होने जैसा है और इस कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्ते सद्गुरु, मेरा नाम सुंदरेश है। मैं जाकिर हुसैन सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। हेलो सद्गुरु, मेरा नाम अंजलि योगी है। मैं पीएचडी कर अरे आप भी योगी हैं? एक अलग योगी, मगर मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में अपनी पीएचडी कर रही हूँ। और आपके यूट्यूब वीडियो देखने से लेकर आपके साथ बातचीत तक का सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा है। सद्गुरु, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज रात कार्यक्रम किस प्रकार होगा। हमने लगभग 10 से 12 सवाल तैयार किए हैं जिसकी हम पैनल में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम सोशल मीडिया पर आए कुछ सवालों को उठाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हर कोई कैंपस में मौजूद नहीं हो सकता। इसलिए हमने ऐसे सवाल चुने हैं जिनसे युवा संबंध जोड़ पाएंगे। इसके बाद हम आज शाम के शानदार दर्शकों से सवाल आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद सद्गुरु। तो पहला सवाल है, जब हमने जेएनयू के विद्यार्थियों और विद्वानों को इस यूथ एंड ट्रुथ अभियान के बारे में बताया, तो सबसे पहला सवाल इस अभियान के आधार के बारे में उठा। तो सच्चाई असल में होती क्या है और आप हर सवाल का जवाब देने के काबिल कैसे हैं? मुझे खुशी है कि आप पूछ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। जो भी चीजें जीवन के सभी आयामों में कारगर हो, वही सत्य होगी, है ना? इस देश में प्राचीन समय से ही सत्यमेव जयते कहा जाता रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ सत्य कारगर होता है। जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने उस समय इसे एक राजनीतिक नारे की तरह इस्तेमाल किया, मगर अब आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें आप सवाल करेंगे कि सत्य कारगर होगा या नहीं। तो मैं आपके लिए इसे दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। जो भी जीवन के सभी आयामों में सच में कारगर होगा, वही सत्य होगा। हेलो, जो चीज वास्तव में जीवन के हर पहलू में कारगर होती है, वो सत्य ही होगी, है ना? तो मुझे कौन सी चीज काबिल बनाती है, यही आपको आज पता लगाना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि मैं सभी सवालों के जवाब दे सकता हूं। आपको पता लगाना चाहिए। सद्गुरु, अगला सवाल ये है, आप जानते हैं कि जेएनयू
राजनैतिक रूप से जीवंत परिसर है और इस परिसर में अराजनैतिक होना असंभव है या प्रैक्टिकल नहीं है। किसी न किसी तरीके से हमें किसी खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है, राइट, लेफ्ट, सेंटर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं इस कैंपस में आया तो मुझे तुरंत हॉस्टल नहीं मिला था, तो एक छात्र कार्यकर्ता मेरे पास आया और उसने मुझे अपने कमरे पर आने के लिए कहा। मैं उसके कमरे पर गया और जब मैंने वहाँ देखा उस छोटे से कमरे में पहले से 7 छात्र रह रहे थे, तो मैंने वहाँ रहने से इनकार कर दिया और मैं कैंपस के बाहर रहने लगा। मगर एमए और बीए के विद्यार्थियों का एक बड़ा ग्रुप वहाँ रहता है और उनके वहाँ रहने के कारण राजनीतिक गतिविधियों आदि में हिस्सा लेना एक तरह का बंधन हो जाता है। तो जब वे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन्हें किसी खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है। ये पहली चीज़ है। दूसरा उदाहरण है, जब भी हम कैंपस के मुद्दों या राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई विशेष राय देते हैं तो हम एक खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है। आपसे मेरा सवाल ये है सद्गुरु कि एक छात्र कोई साइड लिए बिना या स्वतंत्र कैसे रह सकता है? ये This has become a सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी में ही नहीं, देश भर में आम बात हो गई है। अगर आप देश के बारे में कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो वो आपको किसी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी। all the time. हर समय लोग मुझे कभी लेफ्ट कभी राइट से जोड़ते हैं, कभी कभी वे मुझे सेंटर में लटकाना चाहते हैं। मैंने हमेशा ये बात साफ की है, मेरा सरोकार लोगों से है, राष्ट्रीयता से भी नहीं। मेरा सरोकार बस लोग हैं, क्योंकि मैं हर तरह के लोगों के साथ काम करता हूं। भारत में, भारत से बाहर, राजनेताओं, अभियुक्तों, आदिवासी स्त्रियों, हर तरह के लोगों के साथ, ठीक है, विद्यार्थियों के साथ, हर किसी के साथ। मेरी चिंता मनुष्य को लेकर है, जीवन। मगर हर हाल में कोई न कोई आपको किसी नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहता है, राइट बोर्ड या लेफ्ट बोर्ड या कुछ और। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये एक लोकतंत्र को बर्बाद करने की प्रक्रिया है। अभी ऐसा है, मान लीजिए आप राइट के लिए प्रतिबद्ध हैं, मैं लेफ्ट के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि मैं अधिक लेफ्ट दिख रहा हूं, ठीक है। तो अब हम प्रतिबद्ध हो चुके हैं। तो मैं पूछता हूं, अब सीक्रेट बैलेट का क्या काम है? हम जानते हैं कि ये 3 लोग राइट के लिए वोट करेंगे, ये लेफ्ट को वोट देगा, हर कोई जानता है। फिर सीक्रेट बैलेट का क्या मतलब है? What is the point of offering a citizen एक नागरिक को नेतृत्व चुनने का प्रस्ताव देने का क्या मतलब है? तमिल भाषा में लोकतंत्र का मतलब है जननायकम। इसका मतलब है कि लोग ही नेता हैं। इसका यह अर्थ है, लोग नेता हैं, मगर सभी नेता तय हैं। आप उनसे नेता कैसे बनाएंगे? आप लोकतंत्र कैसे चलाएंगे? अगर आप एक जीवंत लोकतंत्र चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाकी आबादी किसी भी पार्टी, किसी विचारधारा से न जुड़ी हो। हम किसी को 5 साल मौका देते हैं, अगर वे अच्छा करते हैं तो हम उन्हें एक और मौका देते हैं, अगर वे अच्छा नहीं करते तो हम किसी और को ले आते हैं। ये इस तरह होना चाहिए, मगर दुर्भाग्य से ये दुनिया भर में प्रचलित हो गया है। in United States? अमेरिका में ये और बदतर था। मैं अमेरिका में गर्व से बताता था कि हम एक जीवंत लोकतंत्र हैं, मगर पिछले 5 सालों में मैं भारत के जीवन लोकतंत्र के बारे में मौन हो गया हूं, क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह बन गए हैं। ये ऐसा है, एक सीनियर रिपब्लिकन नेता मर रहा था, वो मृत्युशैया पर था। मृत्युशैया पर उसने अनुरोध किया कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होना चाहता है। लोगों ने कहा, तुम नहीं, तुम जीवन भर रिपब्लिकन रहे हो, आपके पिता और आपके दादा भी सभी रिपब्लिकन थे, और अब मृत्युशैया पर तुम डेमोक्रेट बनना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मैं एक डेमोक्रेट बनना चाहता हूं। उन्होंने पूछा, क्यों? वो बोला, मैं चाहता हूं एक डेमोक्रेट मर जाए।
स्थिति इतनी खराब हो गई है। कृपया आप सभी युवा लोग, मैं देश के हर नागरिक से, मगर खास तौर पर यूनिवर्सिटी के युवाओं से यह कह रहा हूं, कृपया देश में मुद्दों पर बहस कीजिए, पक्ष मत लीजिए। देश के हर मुद्दे पर आपको बहस करनी चाहिए, मगर अपने जीवन के इस चरण में आपको पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देश में लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जाति, समुदाय या धर्म की तरह है। मैं इस पार्टी का हूं, आप उस पार्टी के हैं, चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को ही वोट दूंगा। ये एक सामंती समाज है, ये एक लोकतांत्रिक समाज नहीं है। इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी और किसी भी यूनिवर्सिटी के सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि अभी आपको कोई राजनीतिक पक्ष नहीं लेना चाहिए, आपको मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। और महत्वपूर्ण यह है कि जो भी उनका समाधान देगा उन्हें वोट मिलना चाहिए। जो भी एक उचित हल बताए, Proper solution. उन्हें वोट मिलना चाहिए। आपका वोट पहले से ही समर्पित है, तो आप लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है, हम जिन परेशानियों से गुजरते हैं और सभी न्यूज चैनल हम पर चिल्लाते रहते हैं, ये सब हम सिर्फ इसलिए सहन करते हैं क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। कृपया पक्ष लेकर इसे नष्ट मत कीजिए। सद्गुरु, अब मुझे अपना सवाल पूछने में भी डर लग रहा है, क्योंकि मेरा सवाल है, मैं एक छात्र कार्यकर्ता हूँ। मुझे अलग अलग मंचों, खासकर मीडिया पर अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करने के बहुत से अवसर मिलते हैं और ऐसा करते हुए मुझे काफी पहचान मिलती है। मगर जब मैं उन्हीं विद्यार्थियों और युवाओं के साथ संवाद करती हूँ जिनके बीच मेरी पहचान है, तो वे मुझसे साफ तौर पर बहुत विनम्रता दिखाने की उम्मीद करते हैं। तो खासकर राजनीति में एक महिला के लिए ऐसा क्यों है? मैं जो अच्छा काम कर रही हूँ उसकी सफलता के लिए मुझे शर्मिंदा क्यों महसूस कराया जाता है? देखिए, आप जिस सफलता को सफलता मान रही हैं, वो सिर्फ एक पहचान है, जिसका मतलब है कि कुछ लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। जो लोग आज सराहना कर रहे हैं, कल सुबह वे पलटकर आप पर पत्थर फेंकेंगे। वही लोग। दुनिया का यही तरीका है, ठीक है? तो किसी की सराहना पर आसमान में मत उड़िए। ये ऐसा है जैसे आप बाहर गए, किसी ने आपसे कहा कि आप धरती के सबसे शानदार इंसान हैं, तो आप बादल पे उड़ते हुए घर पहुंचे। कौन से नंबर का बादल? सिर्फ 9। दक्षिण भारत में बादल का नंबर 11 होता है। आप जिस भी नंबर के बादल पर सवार होकर घर पहुंचे, घर पर लोगों ने आपको आपकी असलियत बताई और सब बिखर गया। इस मोड में मत आइए। ऊपर मत उड़िए और नीचे भी मत आइए किसी के कुछ कहने पर। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आप नहीं जानते कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप इस बारे में स्पष्ट हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो लोग जो चाहें कहें, वे बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन आप सीमाएं जानते हैं, वे बुरी चीजें कहेंगे, मगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जीवन में बस यही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बात पर भूल जाएंगे कि किसी ने कुछ अच्छा कह दिया या निराश हो जाएंगे कि किसी ने कुछ बुरा कह दिया, तो आपके जीवन पर इसका असर होगा। आप बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर आप इससे प्रभावित हो रहे हैं कि कोई आपके बारे में अच्छी या बुरी चीजें कह रहा है, तो आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे। क्योंकि अगर आप बाहर कदम निकालते हैं, तो जाहिर है कि तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लोग मुझ पर हर तरह का आरोप लगा चुके हैं, दुनिया भर के आरोप, जो एक मनुष्य कर सकता है और जो नहीं कर सकता है, सब कुछ। मगर जब तक आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सद्गुरु, यहाँ हम इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाना चाहेंगे। हालांकि ये एक खतरनाक सवाल है। सवाल कभी खतरनाक नहीं होता, सिर्फ जवाब होता है। कैंपस थोड़ा खतरनाक है शायद। नहीं, बस जवाब होता है। आप मुझे खतरे में डालना चाहते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वीसी ने कहा है कि कैंपस बहुत शानदार है। तो क्या आप थोड़ी आवाज बढ़ा सकते हैं प्लीज? तो जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में यूनिवर्सिटी में आई, तो मैं सोचती थी कि राजनीति में क्यों जाएं, बस अपना कैरियर बनाकर यूनिवर्सिटी से चले जाएं। तो मेरा नज़रिया कैरियर केंद्रित था। आप क्या सोचते हैं, क्या छात्र जीवन और राजनीति एक अच्छा मिश्रण है? क्या आपको लगता है कि ये कुल मिलाकर एक अच्छा मिश्रण है? देखिए, पहले राजनीति शब्द को समझते हैं।
दुर्भाग्य से आज इस देश में अगर मैं कहूं कि वे राजनीति कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे कुछ बुरा कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। राजनीति का मतलब है कि आपका काम नीति बनाना है। राजनीति इसीलिए होती है। राजनेता का मतलब है ऐसा इंसान जो नीति निर्माण में शामिल है। नीति निर्माण किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी है या नहीं? वो जरूरी है या नहीं? तो सबसे पहले राजनीति शब्द का नेगेटिव अर्थ हटा दीजिए। अगर आप राजनीति करके लोगों के साथ बुरे तरीके से चीजें कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यह छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करते हैं कि नीति कैसे बनाई जाती है, हो सकता है कि आप भविष्य में राजनेता ना बने, पता नहीं, मगर हर युवा को यह जानना चाहिए कि नीति किस तरह बनाई जानी चाहिए, किसी समाज या देश के लिए समाधान किस तरह ढूंढा जाना चाहिए। हर किसी को इसके बारे में सोचना चाहिए, वरना हम गैर जिम्मेदार नागरिक समाज बन गए हैं जहां हम जाकर वोट तक नहीं देते क्योंकि हम नहीं जानते कि ये क्या है। हमें लगता है कि राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार है। हमें लगता है कि राजनीति का मतलब एक दूसरे के साथ कुछ बुरा करना है। नहीं, राजनीति का मतलब है नीति बनाना सीखना। नीति बनाने का मतलब है किसी ऐसे बिंदु पर पहुंचना जो हर किसी के लिए कारगर हो। हर किसी के लिए नहीं तो कम से कम अधिकतम लोगों के लिए। देश या दुनिया में नीति निर्धारित करने का मतलब है arriving at a एक खास रूपरेखा तय करना ताकि वो हम सब के लिए काम करे। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? चाहे आप 2 सदस्यों वाला या 4 सदस्यों वाला परिवार चलाने जा रहे हो या कोई छोटा मोटा कारोबार या कोई संस्था या देश, क्या ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ढांचा बनाने का तरीका सीखें जो सभी संबंधित लोगों के लिए कारगर हो? क्या यह अहम नहीं है, चाहे आप भविष्य में कुछ भी करें? हम इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहते हैं। तो सदगुरु, आपने अपने एक पुराने वीडियो में वामपंथी झुकाव रखने का जिक्र किया है। आप पोस्टर लगाने का काम करते थे और आप देर रात की बैठकों में शामिल होते थे और पोस्टर लगाते थे और बाकी काम किए। मगर जब हम कैंपस में विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो हमने पाया कि सदगुरु को बहुत से लोगों द्वारा राइट विंग का माना जाता है। हालांकि आपने इससे पहले भी स्पष्ट करने की कोशिश की है, मगर ये राइट विंग कहाँ है? ये राइट आर्म है। मगर सदगुरु, ये धारणा इसलिए है क्योंकि आपने पहले भी डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया, उसके बाद देश में कोई बम विस्फोट ना होने पर भी। तो क्या सदगुरु इसे स्पष्ट करते हैं। क्या सदगुरु अब दक्षिणपंथी हो गए हैं? देखिए, फिलहाल हम तमिलनाडु सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जो आप जानते हैं कि अन्ना द्रमुक है। कोई नहीं जानता कि वो कौन सी विंग है। हम आंध्र प्रदेश सरकार के साथ काफी काम कर रहे हैं। उनके बारे में भी मुझे लगता है कि आप तय नहीं कर सकते कि वो कौन सी विंग है, और वो विंग केंद्र में बड़ी विंग का हिस्सा थी, मगर अब वो नहीं है, वो उसके खिलाफ हो रही है। हम केरल में काम कर रहे हैं जो वामपंथी है, और हम केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसे दक्षिणपंथी कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं, सरकार के साथ क्या समस्या है? एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का मतलब है लोगों की पसंद, है ना? कोई ये कहे कि मैं लोगों की पसंद का सम्मान नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी पसंद का सम्मान करता हूं, मेरे ख्याल से आप पागल हैं। आप कट्टरपंथी हैं। आप अपने विश्वासों को लेकर कट्टर हैं। मैं किसी विंग से नहीं जुड़ा हूं, मगर जब जनता चुनती है तो चाहे मैं उससे सहमत होता हूं या नहीं होता हूं, निजी तौर पर चाहे मैं सहमत हूं या नहीं, मैं लोगों की इच्छा के सामने सिर झुकाऊंगा, क्योंकि एक लोकतंत्र का यही मतलब है। Now, अब महत्व, लोकतंत्र का महत्व यही है। why can't we have आपने मेरे बारे में बातें कही, मैं सिर्फ 14 साल का था, ठीक है? कृपया मुझे माफ कर दीजिए। युवा खून था उस समय। अभी युवा हूं। सदगुरु, आप उसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वह आपकी गलती थी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरी गलती थी। मैं बस आपको ये बता रहा हूं
वो 70 का दशक था। 1967 में चे की मृत्यु हुई। आप नहीं समझते, उस समय Che was like, चे हमारे बड़े भाई जैसा था। वो मर गया और उसे कैसे मारा गया ये कहानियां हर जगह फैलने लगीं और हम सभी में ढेर सारी भावनाएं थीं। आज भी मैं लोगों को चे की टी शर्ट पहनकर घूमते देखता हूं। शायद उनमें से काफी लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो कौन है। उन्हें लगता है कि वो बॉब मार्ले जैसा कोई है। तो उस समय ऐसा लगा जैसे हमारा बड़ा भाई बोलिविया में मारा गया और उस समय देश ऐसी स्थिति में था जहां ऐसा लग रहा था कि इस देश में कभी कोई हल नहीं होगा। ऐसा समय था। तो हमने सोचा, हमारा और बहुत से दूसरे लोगों का मानना था कि सशस्त्र क्रांति के अलावा इस देश के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। स्कूल में भी ऐसे शिक्षक होते थे जो हमें ये चीज बताते थे। हर कहीं रूसी साहित्य दिखता था। हमने खूब पढ़ा और हमने रूसी साहित्य को अपने अंदर उतार लिया और वो सब सही लगता था और मैं हमेशा गुस्से में रहता था। आपको विश्वास नहीं होगा, मगर मैं हमेशा गुस्से में होता था क्योंकि हर जगह मैं अन्याय देखता था। घर में, सड़क पर, हर कहीं, everywhere in राजनीति और धर्म में, किसी भी जगह मुझे सिर्फ अन्याय, अन्याय और अन्याय दिखता था। इसलिए मैं हर समय 24 घंटे किसी न किसी चीज को लेकर गुस्से में रहता था। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप जल्दी समाधान चाहते हैं। आप समाधान के लिए इंतजार नहीं करना चाहते, आप तुरंत हल चाहते हैं। तो तेज समाधान हथियार बंद लड़ाई में नजर आता था। दक्षिण में उन दिनों चारू मजुमदार और सोमुलू के नशीले दिन थे। हम उस वजह से जोश में थे। मुझे उन दिनों का पछतावा नहीं है, मगर अब हम ऐसे समय में आ गए हैं जहां हम लोकतांत्रिक तरीके से एक संभावना की दहलीज पर हैं। इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एकमात्र देश जिसने 1 अरब लोगों को गरीबी से आर्थिक खुशहाली के एक निश्चित स्तर तक पहुंचाया है, वो है चीन। ठीक है, मगर उन्होंने इसे कठोर, हिंसक तरीके से किया। बहुत सी बार गोलियां चलाकर किया, मगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में रखना उन्हें मारने से भी बुरा है। जबरदस्त गरीबी, जहां पोषण एक मुद्दा होता है, तो उन्होंने जो किया वो अपने तरीके से किया। आप उनकी निंदा कर सकते हैं या सराहना कर सकते हैं। मेरे लिए वो एक खास समझ है, पीड़ादायक समझ, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और जब उन्होंने वो पा लिया जो वो पाना चाहते थे, तो अब वे धीरे धीरे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम वे खुली बाजार प्रणाली को अपना रहे हैं। मगर भारत में हमारे पास अनूठी संभावना है। we can move हम 50 से 60 करोड़ लोगों को अभी भी जबरदस्त गरीबी से खुशहाली के एक ठीक ठाक स्तर पर पहुंचा सकते हैं। सिर्फ अगले 10 से 15 सालों में हम उसकी दहलीज पर हैं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए, बिना गोलियों, बिना हत्याओं के, बिना भारी कंट्रोल के, कुछ नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं, हम बिना बल प्रयोग के ऐसा करने में सक्षम हैं। अगर हम ऐसा कर पाए, अगर हम सभी एक साथ आए तो ये होगा, वरना हम हमेशा दहलीज पे ही बैठे रहेंगे। अभी एक संभावना है, हम दहलीज को पार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें उस संभावना को हकीकत में बदलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कभी any nation anywhere किसी देश ने 60 करोड़ लोगों को एक पीढ़ी में गरीबी से एक ठीक ठाक खुशहाली में नहीं पहुंचाया। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। पहली बार इस देश में ये कर सकते हैं। तो जब आप युवा थे, आप कम्युनिस्ट थे, अब आप ये कह रहे हैं। मैंने अपना रुख नहीं बदला है, मैं अब भी वही हूं, क्योंकि मेरे लिए साम्यवाद का मतलब है कि एक व्यक्ति समुदाय को अपना ही रूप समझकर गले लगा ले, जो मैं अभी करता हूं। मैं पार्टी में नहीं हूं, क्योंकि पार्टी मेरी समझ से बाहर है, मगर साम्यवाद मेरे अंदर से नहीं गया है। हम एक समुदाय हैं जहां हम साथ रहते हैं। कुछ हजार लोग जाति, वर्ग, धर्म, किसी भी फर्क से परे एक साथ रहते हैं। मैंने ईशा योग केंद्र आने वाले किसी से भी नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। मैं पूछता ही नहीं, क्योंकि ये मेरे मन में ही नहीं आता।
तो जेएनयू में मैं दक्षिणपंथी कैसे बन गया मैं नहीं जानता। तो मुझे लगता है कि आज जब हर कहीं सूचना उपलब्ध है तो युवाओं, शिक्षित लोगों को, आप सभी रिसर्च करने वाले हैं, आपको कम से कम थोड़ा शोध करना चाहिए, ठीक है? बस किसी के बारे में निराधार राय कायम करना जिससे आप मिले तक नहीं हैं, ये मैंने हर कहीं, खासकर इस देश में देखा है। दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होता। मैं ये देख रहा हूं इस देश में जो लोग मुझसे कभी मिले ही नहीं हैं, वे मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है, ना मिले हैं, ना बात की है, वे मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। मेरे ख्याल से आपको उन्हें पीएचडी दे देनी चाहिए, क्योंकि वे ऐसी कल्पना से भरी रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं सरकारों के साथ काम कर रहा हूं, करता रहूंगा। हर किसी को बता दीजिए, जो भी सरकार चुनी जाती है, क्योंकि मैं लोगों की इच्छा का सम्मान करता हूं। मेरी राय बड़ी नहीं है, मेरी राय इस देश के लोगों की मर्जी से बड़ी नहीं है, हमेशा। सदगुरु, अगर हम आपकी बात मान भी लें, तब भी यह सोच बहुत मजबूत है कि दक्षिण पंथ की ओर झुकाव तो है, क्योंकि जैसे क्या आप महसूस करते हैं कि यह 2019 के लिए वोट जुटाने का अच्छा समय है, यूथ एंड ट्रूथ अभियान के जरिए? देखिए, ठीक है, देखिए, अगर मैं आह्वान करता हूं, मुझे यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आह्वान करूं Any party. तो किसी भी पार्टी को काफी वोट मिल जाएंगे, ठीक है? मगर मैं आपको बताता हूं, मेरी बेटी मुझसे पूछती है मुझे किस पार्टी को वोट देना चाहिए। मैं उसे नहीं बताता। मैं उससे कहता हूं कि तुम्हें खुद सोचना चाहिए। वो एक कलाकार है, तो मैं उसे कहता हूं कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए क्या अच्छा है। चाहे वो मेरे लिए अच्छा ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे और आसपास के लोगों के लिए, कलाकारों के समाज के लिए जो अच्छा है, उस पार्टी को वोट देना चाहिए, ना कि मेरे कहने पर। योग केंद्र में और हर कहीं जहां मैं जाता हूं, लोग पूछते हैं, सदगुरु मैं किसे वोट दूं? मैं कहता हूं, मैं लोकतंत्र को नष्ट करने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आह्वान करता हूं और मान लीजिए 1 करोड़ लोग वोट देते हैं, तो क्या यह लोकतंत्र को नष्ट करना नहीं होगा? आपने एक लोकतंत्र को एक सामंती प्रक्रिया में बदल दिया है कि एक नेता आह्वान करता है और हर कोई आंख मूंद कर किसी को वोट देता है। आप यही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग धर्म, जाति, वर्ग और हर तरह की बकवास के आधार पर वोट दे रहे हैं। इसे बदलने की जरूरत है। जब हर व्यक्ति खुद सोचकर वोट देता है, हर बार नए सिरे से यह कहता है, किसी पार्टी के लिए समर्पित नहीं होता, सिर्फ तभी लोकतंत्र जीवित रह सकता है। यह हमारी सबसे कीमती चीज है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे कीमती चीज यह है कि सत्ता बिना खून खराबे के बदल सकती है। मानव जाति के इतिहास में ऐसी चीजें कभी नहीं हुई हैं। चाहे परिवार में ही सत्ता बदलनी हो, किसी न किसी का खून बहेगा, हाँ या नहीं? ये ऐसा ही रहा है, मगर पिछले 100-150 सालों में पहली बार हम खून खराबे के बिना नेतृत्व बदलने में सक्षम रहे हैं। इसे कम मत समझिए, कभी कम मत समझिए। सद्गुरु, चलिए राजनीति से शोध की ओर बढ़ते हैं। जेएनयू शोध या रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है और इस कैंपस में 8000 विद्यार्थी हैं, जिसमें 50% से अधिक विद्यार्थी शोध में हैं। नहीं, 5200 शोध में हैं। मैंने कुछ शोध किया है। तो ठीक है। सद्गुरु, एक सवाल कई सालों से मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि आपने हमें कोई भी सवाल पूछने की आज़ादी दी है। तो सवाल ये है, शोध क्या है, खासकर समाज विज्ञान में? उन चीजों का पता लगाना जो आपकी दादी पहले से जानती थी।
नहीं नहीं, मैं शोध को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ढेर सारी चीजें हैं जो हो सकता है कि हमें पता हो, मगर फिर भी उन्हें शब्दों में नहीं रखा गया है। उसे इस तरह प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसे लागू किया जा सके। शायद आपकी दादी माँ वो सब कुछ जानती थी जो आप रिसर्च कर रहे हैं, मगर वो उसे शब्दों में रखकर उसकी रूपरेखा नहीं बना सकती थी कि उसे कहीं लागू किया जा सके। वे अपने अनुभव से जानती थीं, मगर उसे कहीं लागू नहीं किया जा सकता था। तो शोध का मकसद है चीजों को खोजना, शायद उन्हीं चीजों को जिन्हें लोग हमेशा से जानते रहे, खासकर समाज विज्ञान में। भौतिक विज्ञान या बाकी चीजों की शोध अलग हो सकती है, मगर समाज विज्ञान में बहुत से ज्ञानी लोग हमेशा से वो जानते आए हैं जिस पर आप शोध कर रहे हैं, ठीक है? मगर फिर भी उसे एक लागू किए जाने लायक रूपरेखा में नहीं ढाला गया है जिसे सरकार या किसी संस्थान या किसी और के ढांचे में इस्तेमाल किया जा सके। तो जो ज्ञान शायद आपको पहले से है उसे एक ढांचा देना, और समाज विज्ञान बदलता रहता है क्योंकि समाज विकास करता और बदलता रहता है। तो जो आपकी दादी माँ जानती थीं वो शायद उनकी पीढ़ी के लिए सही था, मगर हर चीज शायद बदल गई हो। कई मूलभूत चीजें शायद बदल गई हों क्योंकि समाज बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, उनका नजरिया, सब कुछ बदलता रहता है। हमारी परंपराएं, हम रोज कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, सड़क पे कैसे चलते हैं, सब कुछ बदल रहा है ना। इन दिनों हम सिर्फ इस तरह चलते हैं। हेलो, कोई सड़क को नहीं देखता, वे गूगल मैप देखकर चलते हैं। तो चीजें बदली हैं, इसलिए रिसर्च महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कई चीजें बदली हैं और बहुत से लोगों को शायद यह एहसास न हो कि चीजें बदल गई हैं जब तक कि अच्छे से शब्दों में न रखा जाए। इसलिए इस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे जब तक ये स्पष्ट शब्दों में न रखा जाए, इसलिए ये कीमती है। सद्गुरु, शोध या रिसर्च के विषय पर मेरा एक और सवाल है। शोध में हमें पांचों इंद्रियों और तर्क पर जोर देना सिखाया जाता है। जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो कई वीडियोस में आपने कहा है कि 5 इंद्रियां और तर्क आपकी उस वास्तविकता तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकते। तो शोध और आध्यात्मिकता के बीच मेल कैसे स्थापित करें? देखिए, आपके आसपास जो है उसे ग्रहण करने, मूल रूप से इस दुनिया में काम करने के लिए आपको देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की जरूरत होती है। आप इसी तरह से भौतिक दुनिया को जानते हैं। तो जिन उपकरणों का इस्तेमाल आप भौतिक दुनिया के लिए करते हैं वे जीवन के दूसरे आयाम को देखने या समझने के लिए उपयोगी ना हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें बेकार हैं, आपके कान और सूंघने, चखने तथा छूने की इंद्रियां बेकार हैं। बस वो जीवन के एक क्षेत्र तक सीमित है। अगर आप उसे दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल करें तो ऐसा करना बेकार होगा। यह ऐसा है जैसे आप कार चला रहे हैं, आपने चांद देखा, आप जानते हैं कि कल पूर्णिमा थी, आपने गोल चांद देखा और आपको वहां जाने की इच्छा हुई। कई बार कार के विज्ञापन थोड़े रहस्यमय हो जाते हैं और उन्होंने आपको बता दिया कि अगर आप कार वाकई तेज दौड़ाएं तो आप चांद तक जा सकते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करें तो आप चांद से आगे जा सकते हैं, मगर चांद पर नहीं जा सकते क्योंकि चांद पर जाने के लिए आपको अलग तरह के वाहन की जरूरत है। आप अपनी कार में चांद तक नहीं जा सकते। तो इसी तरह अपनी 5 इंद्रियों से आप भौतिक के दायरे को पार नहीं कर सकते। 5 इंद्रियां सिर्फ भौतिक प्रकृति को समझने के लिए हैं और आपका सामाजिक विज्ञान आपके आसपास की भौतिक प्रकृति ही है। तो आपको अपनी 5 इंद्रियों को तेज बनाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे सभी के पास 20 बाई 20 की दृष्टि हो, पर एक खास परिस्थिति में हर कोई वो नहीं देख पाता जो एक खास व्यक्ति देख सकता है, हाँ या ना? हर व्यक्ति वो सब कुछ नहीं सुन सकता जो कोई खास व्यक्ति सुन सकता है। सभी की सुनने की क्षमता सामान्य हो सकती है, मगर ध्यान देने के पैनेपन से बहुत फर्क पड़ता है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कितने ध्यान से समझते हैं, ये सिर्फ आपकी आंख, कान, नाक और बाकी चीजों के कारण नहीं होता। इसके लिए ध्यान देने का पैनापन होना चाहिए। For that, you need उसके लिए आपको जबरदस्त ध्यान देना होगा। शोध में आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। 5 इंद्रियों से परे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर आप समाज को नहीं देख पाएंगे, आप कुछ और देखेंगे। सद्गुरु, एक और बहुत महत्वपूर्ण सोच है जो इस परिसर में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नारीवाद। और आपने अपनी एक पुराने वीडियो में कहा है कि नारीवादी बस पुरुष बनने की बेसब्र कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं,
आप दूसरे लोगों की टिप्पणियां बता रही हैं, ना कि मेरी। मगर आप दिल्ली के कुछ वकीलों की कुछ मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां बता रही हैं। मगर फिर भी सद्गुरु, नारीवाद के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो पुरुष और स्त्री दो अलग अलग प्रजातियां नहीं हैं। हमें यह समझना चाहिए कि मान लीजिए 50 साल पहले या 100 साल पहले, तकनीकों के आने से पहले, जीवन में कुछ चीजें थीं जो सिर्फ एक पुरुष कर सकता था। इस धरती पर काम मुख्य रूप से पुरुष की ताकत से होता था। हाँ, इंसान की शारीरिक बल से, मुख्य रूप से पुरुष की। महिलाएं ऐसे काम हाथ में लेती थीं जिसमें शारीरिक बल की खास जरूरत नहीं होती थी। जीवन के दूसरे पहलू भी होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से वो काम करती थीं। तो दुनिया इस तरह चल रही थी। आज महिलाएं बाहर जाकर कई चीजें उदारवाद या नारीवाद के कारण नहीं कर रही, सिर्फ तकनीक के कारण कर रही हैं। तकनीक ने ताकत का मूल्य गिरा दिया है। यह शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं है। तकनीक ने ताकत का मूल्य गिरा दिया है। अब सिर्फ दिमागी शक्ति मायने रखती है। भारत में अब भी ताकत महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत में बस में चढ़ना चाहें तो आपको कुछ ताकत की जरूरत होगी, ठीक है। मगर तकनीक जैसे जैसे हमारे जीवन के हर पहलू में हर जगह फैलती जाएगी, आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको यह सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कौन पुरुष है कौन स्त्री। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री। सिर्फ कुछ खास रिश्तों में, कुछ खास जगहों पर पुरुष या स्त्री होना महत्वपूर्ण है। आपके शोध में क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री। अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही हैं तो पुरुष और स्त्री को अलग करने की यह हद से ज्यादा कोशिश, मानो वो दो अलग अलग प्रजातियां हों, एक गलत तरीका है। ये उन भेदभावपूर्ण परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में हो रहा है जो अतीत में मौजूद रही हैं। मगर इन भेदभावपूर्ण परिस्थितियों का होना ये कुछ हद तक सही है। मैं कहूंगा कि काफी हद तक सही है, मगर ये पूरी तरह सही नहीं है। ये सही नहीं है कि इस देश या इस दुनिया की सभी महिलाओं का शोषण किया गया है। ये सच नहीं है। बहुत सी महिलाओं ने बहुत अच्छा जीवन जिया है। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने कभी अपने घरों से निकलकर बाहर काम न किया हो, मगर उन्होंने बहुत शानदार जीवन जिया, अपने हिस्से का काम बहुत अच्छी तरह किया, ब्यूटिफुली एंड डूइंग इट। तो पुरुष और स्त्री को कुछ पाने के लिए हमेशा आपस में लड़ना पड़ता है, ये एक गलत सोच है। नारीवाद के बारे में बात करने के बजाय मैं कह रहा हूं, What is feminine has to find equal. स्त्री प्रकृति को समाज में बराबर मूल्य मिलना चाहिए। इसका मतलब है एक चीज होनी चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसा माहौल बनाते हैं कि सबसे शक्तिशाली इंसान ही जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो पुरुष प्रकृति हावी होगी। पुरुष प्रकृति से मेरा मतलब पुरुष से नहीं है। एक स्त्री किसी खास स्थिति में अधिक पुरुष प्रकृति दिखा सकती है, मगर स्त्री प्रकृति का मिटना इस प्रजाति का नुकसान है। हेलो, अगर आप स्त्री प्रकृति से जुड़ी हर चीज खो देते हैं, हर कोमल चीज, खूबसूरत चीज खो जाती है, बस इसलिए क्योंकि हमने एक असभ्य समाज बनाया है जिसमें जब तक कि आप इस तरह नहीं होते हैं आप जीत नहीं सकते। तो आप मानव जाति को नष्ट कर रहे हैं। स्त्री प्रकृति की सुंदरता चली जाए तो कुछ समय बाद पुरुष सोचेंगे कि वो आखिर जिंदा क्यों हैं। हाँ, ऐसा होगा। तो किसी भी शानदार समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति दोनों काम कर सकें। मगर गुफा मानव के समय से, जहां मनुष्य का शारीरिक बल सबसे महत्वपूर्ण था और महिलाओं को एक खास तरह से रखा जाता था, एक बार फिर हम आधुनिक दुनिया में वही सिस्टम बना रहे हैं। सबसे शक्तिशाली का आगे बढ़ना, चूहा दौड़, जो भी आप इसे कहना चाहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्त्री प्रकृति को मार डालेंगे। शायद स्त्री को नहीं, स्त्री कामयाब हो सकती है। वे खुद को पुरुषों जैसा बना लेंगे और कामयाब हो जाएंगी। मगर क्या ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है कि कहीं न कहीं आप मानते हैं कि स्त्री प्रकृति एक कमजोरी है? इस विचार को छोड़ना होगा। स्त्री प्रकृति कमजोरी नहीं है, ये ताकत का दूसरा रूप है। इसमें जीवन दूसरी तरह से व्यक्त होता है। जैसे पुरुष एक तरह से व्यक्त होता है, स्त्री प्रकृति दूसरी तरह से व्यक्त होती है। योग में पुरुष प्रकृति को दाहिना, पिंगाड़ा, और स्त्री प्रकृति को बायां कहा जाता है।
इसलिए माफ कीजिए, मैं दाहिनी ओर हूं। मगर हम बराबरी पर हैं, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल सद्गुरु। सद्गुरु, हम छात्र अपने घरों में परिवार से मिलने वाले भावनात्मक सुख से दूर रहते हैं। अपने करियर के लिए हम बेहतर अवसर की खोज में बाहर जाते हैं। उसमें हम विपरीत लिंग का साथ खोजते हैं। कुछ लोग रिश्तों में पड़ जाते हैं जो धीरे धीरे शारीरिक अंतरंगता में बदल जाता है। सद्गुरु, सवाल ये है कि फिर हम एक पीढ़ी के रूप में इस पर खुलेआम चर्चा क्यों नहीं कर सकते, या शादी से पहले सेक्स आज भी एक अपवित्र चीज मानी जाती है? देखिए, ये किसी तरह का नुस्खा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी जरूरत होती है। अभी हमें यह समझना चाहिए, इस समाज में हम इंसानी कामुकता को इस तरह संभालते आए हैं। एक लड़की के किशोर वय में आने से पहले उसे बोल दिया जाता था, तुम्हारी शादी इस लड़के से होगी। 6-7 साल की उम्र में शादी नहीं होती, मगर उसे कहते तुम्हारे अंकल का बेटा, उस लड़के से तुम्हारी शादी होगी। लड़के से कहते तुम्हें उससे शादी करनी है। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे से मिले नहीं हैं, मगर उन्हें भावनाओं के स्तर पर जोड़ा जा रहा है। वे चाहते हैं कि एक दूसरे को छूने से पहले वे दोनों भावनाओं के स्तर पर अच्छे से जुड़ जाएं। ये इस संस्कृति की तकनीक है। वे इस तरह संभालते थे। तो जब आप किशोरावस्था में आते हैं, आपका शरीर कुछ खास संभावनाओं में विकसित होता है। तब तक आपकी भावनाएं किसी से जुड़ चुकी होती हैं, तो आप अपने शरीर को संभाल लेते हैं। आप पागल नहीं हो जाते, क्योंकि आपकी भावनाएं किसी से पहले जुड़ चुकी हैं। तो 15-16 साल का होने पर लड़की की शादी कर दी जाती है। 17-18 साल का होने तक लड़के की शादी कर दी जाती है। फिर वे खेती या कारोबार या किसी और गतिविधि को अपनाते हैं। तो युवाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू सुलझा दिया जाता है। एक चीज है भावना, दूसरी चीज है शारीरिक जरूरत। दोनों को कम उम्र में हल कर दिया जाता है। और उन दिनों 1-2 साल में बच्चे आ जाते थे, तो वो व्यस्त हो जाते थे और जीवन चलता रहता था। ठीक है, आज हमारा जीवन बदल गया है, क्योंकि जब तक आप शिक्षा पूरी करते हैं, अधिकांश लोग कम से कम 24-25 साल की उम्र में होते हैं। पीएचडी का मतलब है 30-35, मैं नहीं जानता कितनी। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके प्रोफेसर कितने उदार हैं। तो मान लेते हैं कि शिक्षा का औसत समय 25 साल की उम्र है। जब तक उन्हें रोजगार मिलता है और वे कहीं सेटल होकर आर्थिक सुरक्षा पाते हैं, वे 30 साल के हो जाते हैं। ठीक है, इंसान के हार्मोन 15 से 30 साल के बीच सबसे चरम पर काम करते हैं। आप लोगों को साधुओं की तरह जीना नहीं सिखा रहे। आप उन्हें कोई साधना नहीं सिखा रहे जिससे वे अपनी ऊर्जा को किसी दूसरी संभावना में बदल सकें और कुछ और प्राप्त कर सकें। ऐसी कोई चीज नहीं है। और लड़के लड़कियों के बीच नजदीकी है। अगर आप इस चीज का हल नहीं खोजना चाहते, तो आप एक अस्वस्थ समाज बनाएंगे। बहुत अस्वस्थ समाज, जो दुर्भाग्य से हमारे समाज में हिंसक तरीकों से व्यक्त हो रहा है, क्योंकि हमने इंसान की मूलभूत जरूरतों का हल नहीं खोजा है। पहली चीज है पोषण। अगर पोषण की समस्या हल हो जाए, आपको समझना चाहिए, पोषण का मतलब है जीवन चलाना। एक बार जीवित रहने की प्रक्रिया का हल हो गया, तो कुदरती रूप से ये प्रजाति कोई एक व्यक्ति नहीं, आप जिस प्रजाति के हैं वे प्रजनन की इच्छा करती है। इसे इसी तरह बनाया गया है। ये प्रजनन की चाहत इस प्रजाति के जीवित रहने के लिए है। अगर लोग प्रजनन नहीं करेंगे तो मानव नस्ल खत्म हो जाएगी, है ना? तो आपका शरीर और दिमाग कई चालें चलते हैं, और जब आप किसी को देखते हैं तो अचानक आपको लगता है वे सबसे खूबसूरत हैं, अचानक आपको लगता है कि वे सबसे शानदार हैं। बाद में आपको कई चीजें पता चलती हैं। Many things. मगर शुरू में सब कुछ अस्पष्ट होता है। देखिए, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप 10-11 साल के हैं। उस समय आपने लोगों को देखा तो वे बहुत साधारण दिखे। अचानक 14 साल की उम्र में किसी के शरीर का हर छोटा उभार अपने आप में एक पूरी दुनिया हो जाता है।
क्योंकि आपके हार्मोन हर चीज को प्रभावित करने लगते हैं। एक तरह से आपके हार्मोन आपकी बुद्धि को बंदी बना लेते हैं। ये बुरा या अच्छा बताने की चीज नहीं है, ये एक कुदरती प्रक्रिया है। कुछ लोग हो सकते हैं जो उससे परे चले जाएं। अगर वे उसके परे जाते हैं तो उनके लिए शानदार है, उनके लिए मजबूरी नहीं होती, वो इसके परे चले जाते हैं, उस व्यक्ति के लिए शानदार है। मगर आप पूरे समाज से इसके परे जाने की उम्मीद करें, ये बेवकूफ़ी है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए कि कब और कैसे कामुकता होना चाहिए। मगर अब भी हमारे कुछ सांस्कृतिक पहलू हैं। that we are an emotional lot. हम आज भी भावुक लोग हैं। जब चीजें जरूरी भावनाओं के बिना होती हैं तो लोगों को कष्ट होता है, ढेर सारे लोगों को। कुछ लोग इससे ऊपर हैं, मगर लोगों को कष्ट होता है। तो हमारे देश में, हमारे समाज में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सामाजिक ढांचे से कोई बड़ी तोड़फोड़ किए बिना इसका हल कैसे निकालें। आपको इस पर शोध करना चाहिए कि ऐसा कैसे करें। सद्गुरु, हालांकि आपके पिछले विस्तृत जवाब में मुझे अपने सवाल के जवाब की थोड़ी झलक मिल गई है, मगर फिर भी मैं पूछना चाहूँगी। तो मेरा ये विश्वास था, या वास्तव में मुझे ये विश्वास दिलाया गया कि एक जीवन में एक ही साथी होना चाहिए, मगर जब मैं देखती परखती हूँ तो ये पूरी तरह से एक ही साथी वाले संबंध अब नहीं दिखते। ये सोच ही खत्म हो चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वो खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है जेएनयू में खत्म हो चुका हो। बाकी की दुनिया में ये वाकई खत्म नहीं हुआ है। Even if you go to United States, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, जहां इतना खुलापन प्रतीत होता है, वहां भी जब लोग शादी करते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि ये जीवन भर के लिए है। लेकिन हाँ, 2 साल बाद जीवन समाप्त हो जाता है, ये दूसरी बात है। मगर जब वे शादी करते हैं तो उन्हें यकीन होता है कि ये जीवन भर के लिए है। तभी वे हीरे पर पैसे खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जीवन भर की बात है। वे हीरे खरीदते हैं, मगर दुर्भाग्यवश कई वजहों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और इतनी आसानी से उनके बिगड़ने की एक वजह यह है कि लोग काफी बड़ी उम्र में एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखिए, जब लोग कम उम्र में मिलते थे तब उनकी शख्सियत ठोस नहीं होती थी। वे 17-18 की उम्र में मिलते थे, तब 2 लोग बहुत आसानी से एक हो जाते थे। अब वे 30 की उम्र में मिल रहे हैं, दोनों ठोस हो चुके हैं, 2 ठोस चट्टानें। मगर मैं देखता हूं कि अगर लोग कम उम्र में शादी करते हैं तो वे साथ निभाते हैं। अगर लोग 50 साल के बाद शादी करते हैं तो वे भी निभाते हैं, क्योंकि वे फिर नर्म हो जाते हैं, चट्टान पिघल जाती है। 30 से 50 के बीच की उम्र ठोस चट्टान की तरह होती है, मजबूत शख्सियत। तब टकराव होता है। अगर वे होशियार होंगे, इससे परे कुछ खोज लेंगे। खैर, एक विवाह हो या बहुविवाह या जो भी, अगर आप ध्यान दें तो हमें ये महत्वपूर्ण चीज समझने की जरूरत है कि हम सब यहां हैं, आप और मैं यहां हैं। इसका मतलब है कि कुछ समय पहले एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन हुआ था। हो सकता है आप सोचे वे माँ बाप हैं, वे प्यार नहीं करते, वे सेक्स नहीं करते, वे कुछ नहीं करते, किसी पुजारी के मंत्र पढ़ने से शायद आप पैदा हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की शारीरिक जरूरत थी, उसे उन्होंने शादी से पूरा किया और इसलिए हम यहाँ हैं। और अब हम एक खास उम्र में, अपने जीवन के एक चरण में, जब आप 18 के हो जाते हैं तो आप हमेशा शादी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब आप 3 साल के थे तो आप शादी के हक में थे, अपने माता पिता की शादी के हक में। जब आप 3 साल के थे तो क्या खुश नहीं थे कि आपके माँ बाप की शादी अच्छी चल रही है? हेलो, जब आप 18 के होते हैं तो आप बिना बंधन के सेक्स और शादी न करने के बारे में सोचते हैं। मगर 50-55 के होने के बाद एक बार फिर आप स्थायी रिश्ता खोजते हैं। तो ये सोचना आपका काम है, क्योंकि ये आपका जीवन है, कि आप तय करें कि आप ऐसा जीवन चाहते हैं जहां आप हमेशा अपनी भावनाओं के लिए कोई साथी खोजते रहें, या
आप इसे इस तरह हल करना चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि और समय को कुछ और बनाने, अपने शोध, अपने काम या जो भी आप कर रहे हो उसमें लगाएं। अगर भावनाओं और शरीर की समस्या हल हो जाए तो अपनी बुद्धि के इस्तेमाल की आपकी क्षमता काफी बेहतर हो जाएगी, वरना आपको हर दिन किसी को खोजने के लिए आसपास घूमना पड़ेगा। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। अमेरिका में मैं लोगों को जानता हूं और आप जानते हैं कि वहां अब हजारों लोग मुझसे जुड़े हैं। 40-45 की उम्र के लोग, मेरा मतलब महिलाएं, शानदार लोग, मगर वे इन चीजों में लगी हैं। इन दिनों सब कुछ ऑनलाइन होता है, वरना वे जाकर किसी बार में बैठकर इंतजार करती थीं। आज कोई आकर उन्हें ले जाएगा। ये बहुत भयंकर है। टिंडर जेनरेशन। I'm sorry? टिंडर जेनरेशन। आप इसे जो चाहें कहें, मगर मुझे लगता है कि ये बहुत दयनीय है कि 45 साल की स्त्री को एक उचित माहौल में प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए। वो वहां बैठकर इंतजार करती है कि कोई अजनबी उसके रास्ते आए और वो अगले 10 मिनट में फैसला करने वाली है जब वो उसकी ड्रिंक या डिनर का बिल चुकाता है। ये भयंकर दुख की बात है। ये भयंकर है कि आपकी कोई गरिमा नहीं रह जाती। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उस रास्ते पर जाए, मगर आपको कोई सामाजिक ढांचा तोड़ने से पहले सभी के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि उसके बदले एक बेहतर ढांचा ला सकते हैं या नहीं। जीवन के किसी भी चरण में हर किसी को समझना चाहिए, चाहे वो सामाजिक ढांचा या राजनीतिक ढांचा या समाज का मनोवैज्ञानिक ढांचा। उसे तोड़ने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास बेहतर विकल्प है। एक वैकल्पिक प्रणाली के बिना अगर आप मौजूदा ढांचे को तोड़ेंगे जो काफी अच्छा चल रहा है, तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। सद्गुरु, हमें विस्तार से समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान और कीमती था। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आपके जो विचार थे, जो हमारे उठाए गए सवालों और आपके दिए गए उत्तरों में आए, वे महत्वपूर्ण थे। इससे पहले कि हम चर्चा को आज शाम उपस्थित इस बेहतरीन श्रोता समूह के बीच ले जाएं, हम कुछ सोशल मीडिया के आए सवालों को लेना चाहेंगे। और पहला सवाल अनिकेत दिवादकर का है। वो कहते हैं, नमस्कार गुरुजी, पिछले कुछ दिनों से मेरा सामना इल्यूमिनाटी नाम की एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी से संबंधित बहुत सारी सामग्रियों से हो रहा है जो मीडिया, फाइनेंस नेटवर्क और फार्मा नीतियों के माध्यम से पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर रही है। यहाँ तक कि अनेक लीडर, गुरु और पुजारी उनके नियंत्रण में है। मैं नहीं हूँ। लेकिन जवाब तो देना होगा। मैं दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनके नियंत्रण में नहीं हूँ। हम सहमत हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप डैन ब्राउन पढ़ रहे हैं। You mean अनिकेत? Huh? अनिकेत। हाँ। अनिकेत, आप जहाँ कहीं भी हों, देखिए, ये यूरोपीय संस्कृति का हमेशा से हिस्सा रहा है। वैसे हम भी इन दिनों काफी हद तक इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन यूरोप में सीक्रेट स्कूल अद्भुत माने जाते रहे हैं। यहां तक कि प्रसिद्ध लोग जैसे सुकरात, अरस्तु, ये लोग, वो भी सीक्रेट स्कूल के हिस्से थे। कोई अपने स्कूल को गुप्त क्यों रखेगा? क्योंकि समाज हर उस चीज पर अत्याचार करने के लिए तैयार है जिससे वो सहमत नहीं है। अत्याचार, सिर्फ अत्याचार होने पर ही कोई स्कूल सीक्रेट हो जाता है ना? तो सीक्रेट स्कूल परंपराएं यूरोप में इतनी अधिक इसलिए हैं क्योंकि कट्टर धार्मिक विश्वास रखने वाले हर उस चीज को दबा रहे थे जो उनके अनुसार बस 10 लोगों को भी इकट्ठा कर लेती थी। वे उसे नष्ट कर देना चाहते थे, वे उनको मार देते थे। इसलिए उन्होंने सीक्रेट स्कूल चलाए। इस बीच, जिसे आप इल्यूमिनाटी कह रहे हैं और बाद में इसने खुद को फ्री मेसन्स के रूप में रूपांतरित किया, इसका इतिहास मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कुछ किताबें इस विषय पर लिखी गई हैं कि किस तरह से भारतीय मेसन्स ने फ्री मेसनरी की शुरुआत की थी जो मिस्र गए थे। क्योंकि उनको अनजान देश में जीवित रहना था, तो वे सभी तरह के उपाय कर रहे थे कि जीवित कैसे रहा जाए। अपने बीच उन्होंने कोड विकसित किए और एक दूसरे से कोड भाषा में संपर्क और संवाद किया।
जिससे कि वे उस आक्रामक संस्कृति में बचे रह सकें और ये वहां से फैला, ऐसा कुछ किताबें कहती हैं, लेकिन इस बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह संभव है क्योंकि हम जानते हैं कि पिरामिड और बालबेक मंदिर को बनाने के लिए कुछ पत्थर तराशने वाले भारत से गए थे। 4200 या 4300 साल पहले बने लेबनान के बालबेक मंदिर के बारे में इस बात के स्पष्ट रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने एक फिनिशियन मंदिर बनाया था जिसमें भारतीय पत्थर तराशने वालों और भारतीय हाथियों ने काम किया। हर लेबनानी बच्चा अपने स्कूल में ये पढ़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भारतीय ये कभी नहीं पढ़ता या भारतीय इतिहास की किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है। दुर्भाग्य है। खैर, तो बाद में ये फ्री मैसनरी बन गया और फ्री मैसनरी ने एक शक्तिशाली रूप ले लिया। फिर ये अमेरिका पहुंचा और इसने बहुत शक्तिशाली रूप ले लिया क्योंकि वहां लोग ईसाई कट्टरता के जबरदस्त दबाव में थे। तो मुक्त रूप से विचार करने वाले लोग खुद को फ्री मैसन्स कहने लगे। हालांकि वे अब तराशने का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको एक चीज दिखेगी, जहां कहीं भी फ्री मैसन्स हैं उनकी इमारतों की डिजाइन बेहतरीन है। मैं अनेक फ्री मैसन्स मंदिरों में गया हूं क्योंकि मुझे उनके डिजाइन बहुत पसंद हैं। उन्होंने बेहतरीन डिजाइनें बनाई हैं क्योंकि ज्योमेट्री उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शायद इसी कारण से कोई किताब लिखता है और यह कहता है कि वे भारत से आए थे, क्योंकि भारत में योग संस्कृति ने जीवन के ज्योमेट्री पहलुओं पर खुद को पूरी तरह से केंद्रित किया है। एक तरह से योग का अर्थ है अपनी ज्योमेट्री को ब्रह्मांडीय ज्योमेट्री की सीध में लाना, जिससे कि जीवन का आपका अनुभव इस तरह से ऊपर उठे कि यह ब्रह्मांड किसी तरह से आपका प्रतिबिंब हो जाए या आप ब्रह्मांड का प्रतिबिंब बन जाएं। आप इसे जैसे भी देखना चाहें। तो जहां भी हम ज्योमेट्री की गहरी समझ को देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि जरूर यहाँ योगी रहे होंगे, क्योंकि प्राचीन काल में ज्योमेट्री का ये स्तर तब तक नहीं आता था जब तक कि आप में कोई भीतरी प्रक्रिया न चल रही हो। अब भले ही लोग ज्योमेट्री को बाहर की ओर एक अलग स्तर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन उन दिनों इतनी जटिल ज्योमेट्री को समझने का एकमात्र तरीका अपनी खुद की बनावट के अध्ययन का था कि यह शरीर कैसे बना है, और ग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं पर ध्यान देकर इसे समझा जाता था। तो एक समय ऐसा था जब वे कुछ चीजों को नियंत्रित करते थे, लेकिन सभी सीक्रेट स्कूलों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं। And don't worry, Aniket, what's his name? और अनिकेत, आजकल वे ज्यादा कुछ नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं। सदगुरु, सोशल मीडिया से दूसरा सवाल। आर्यन सेन ये पूछ रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए पुरुष का सीमन कितना महत्वपूर्ण है? क्या अपने सीमन को बर्बाद करना हमें आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, आप जानते हैं कि आपकी शारीरिक मौजूदगी का आधार सीमन या वीर्य है। आप चाहे पुरुष हो या महिला, आपके शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार सामग्रियों का 50% ये है ना? हमारे पास चमड़ी है, हमारे पास चमड़ी के ऊपर की कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के अनेक पहलू हैं। आप जानते हैं, दिल, गुर्दा, लिवर वगैरह वगैरह। अपने आप में इन सारी कोशिकाओं की कुछ न कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन सीमन की क्षमता का स्तर जबरदस्त है। ये एक पूरा नया जीवन बना सकता है। आज आप त्वचा की एक ऊपरी कोशिका को लेकर प्रयोगशाला में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका क्लोन भी बना दें। तो क्षमता यहाँ भी है, लेकिन इसका स्तर उन कोशिकाओं के स्तर जैसा नहीं है जिन्हें आप सीमन या वीर्य कह रहे हैं। So in the yogic culture, this is called as virya. तो योग संस्कृति में हम इसे वीर्य कहते हैं। वीर्य को हम वज्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है स्थिरता या हीरा, जो सबसे कठोर चीज है। तो मानव शरीर में वीर्य को वज्र की तरह समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। तो इसका उपयोग करने का मतलब ये है कि आप इसका उपयोग बच्चे पैदा करने के लिए कर सकते हैं। ये एक तरीका है। खैर, ये सवाल इसलिए आया क्योंकि आप इसका उपयोग हॉस्टल की चादर को बर्बाद करने में कर रहे हैं। ठीक है? अगर आप इसका इस तरह से उपयोग कर रहे हैं तो आप मजबूर हैं, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर नैतिकता के आधार पर कोई राय बनाई जाए। सवाल यह है कि कोई किस हद तक मजबूर होकर कुछ कर रहा है। लेकिन क्या इस शरीर की किसी भी चीज को एक दूसरे स्तर पर काम करने के लिए रूपांतरित किया जा सकता है? बिल्कुल। केवल सीमन ही नहीं, इस शरीर की हर चीज को रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए अगर मैं आप सभी को सूप बनाने की सामग्री दूं, आप सभी को एक जैसी सामग्री दूं, तो क्या आपको विश्वास है कि आप सभी लोग एक जैसा सूप बनाएंगे? नहीं, आप 500 प्रकार के सूप बनाएंगे। हालांकि सामग्री एक ही है। यही हम सबके साथ इस समय हो रहा है। हम सभी बुनियादी रूप से एक ही सामग्री से बने हैं, लेकिन देखिए कि हम एक दूसरे से कितने अलग हैं, क्योंकि सूप अलग है। तो अगर मैं आपको सूप बनाने की सामग्री दूं, तो आप या तो अच्छा सूप बनाएंगे या बेकार सूप बनाएंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये काम कितना जानते हैं, है ना? तो ठीक ऐसा ही हर चीज के साथ होता है। केवल सीमेन के साथ ही नहीं, अपने मन और शरीर के हर आयाम को आप किसी जबरदस्त चीज में रूपांतरित कर सकते हैं। या आप इसे साधारण बना सकते हैं, या आप इसे एक गंभीर समस्या में बदल सकते हैं। जीवन के हर पहलू को। ऐसा ही जीवन के इस पहलू के साथ भी होता है। यही ऊर्जा, देखिए, लोग शाब्दिक अर्थ लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी विशेष चीज जैसे त्वचा के ऊपर की कोशिका को पैदा करना चाहते हैं, तो शरीर इस पर ऊर्जा खर्च करेगा। पर अगर आप सीमेन की एक कोशिका को पैदा करना चाहते हैं, तो शरीर बहुत अलग स्तर की ऊर्जा खर्च करेगा। इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। तो जब आप इसमें इतनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें एक क्षमता है। लेकिन क्या आप में उसे खोजने की काबिलियत है? क्या आप वो खोज करना जानते हैं? क्या ऐसा करने के लिए आपके पास साधना और मार्गदर्शन है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। धन्यवाद सद्गुरु। अब हम अपने बेहतरीन और धैर्यवान श्रोता समूह के सवालों को लेंगे। एक विनम्र आग्रह है कि अपने सवाल ऊंची आवाज में ना बोलकर माइक पर पूछें, और कृपया एक व्यक्ति एक ही सवाल पूछे। कुछ लोगों के पास माइक है, इसलिए आपको अपने लिए माइक देखना होगा। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आपने कहा है कि केवल 1% लोग अपनी प्रतिभा तक पहुंच पाते हैं। आपने हमेशा हमसे कहा है कि हम भीतर की ओर मुड़ें। तो हम भीतर कैसे मुड़ें और अपने भीतर हम क्या खोजें? मैं कह रहा हूं कि केवल 1% लोग अपनी प्रतिभा तक पहुंच पाते हैं, और आप कहते हैं कि हमें इस प्रतिभा के उपयोग के लिए भीतर मुड़ने की जरूरत है। हम भीतर कैसे मुड़ें और हम क्या देखें? यहां पर दो चीजें आपस में मिल गई हैं। मानवीय प्रतिभा को बाहर लाने के लिए आपको बाहरी माहौल और भीतरी माहौल दोनों की जरूरत है। भीतरी माहौल केवल यह है कि आपको सहज होना होगा। जीवन में आपको पूरी तरह से आराम से रहना होगा। ज्यादातर लोग हर समय कि आपाधापी में लगे हैं। आपको सहज होना होगा। सहज होने का अर्थ है, किसी ने मुझसे कॉलेज में पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सहज हैं? योग केंद्र में हम एक कोबरा टेस्ट करते हैं। आप इस बारे में पहले से जानते हैं? हाँ, इस बारे में आप पहले से जानते हैं? उनमें से कुछ जानते हैं। देखिए, अधिकांश विषैले जीव ऐसे होते हैं, विशेष रूप से कोबरा ऐसे होते हैं, और मधुमक्खियां ऐसी होती हैं, और यहां तक कि मकड़ियां भी ऐसी ही होती हैं। वे आपको देखते नहीं हैं, ज्यादा सुनते भी नहीं हैं। कोबरा तो पूरे बहरे होते हैं, सांप ज्यादातर बहरे होते हैं, वे कुछ भी सुन नहीं सकते, लेकिन वे आपके शरीर का रसायन महसूस करते हैं। अगर आप जंगल में जाएं और किसी कोबरा को यूं ही ऐसे उठा लें, सिर से नहीं, कुछ इस तरह से, तो वो कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं करेगा और आपके पास आ जाएगा। शायद आपने देखा हो, उन्होंने एक फोटो दिखाई थी जिसमें मैंने एक कोबरा को अपने हाथ में उठाया है, सिर से पकड़कर नहीं, बस ऐसे ही। वो पालतू सांप नहीं, एक जंगली सांप है, ठीक है? वो हमारे साथ 2 दिनों तक रहा, फिर पहाड़ों में छोड़ आए। वहां आया था इसलिए पकड़ लिया। तो अगर किंग कोबरा आपको डस ले, तो आपके पास 20 से 40 मिनट का जीवन बाकी रहेगा। उसके पास एक हाथी को मारने जितना विष होता है, ठीक है? वो किंग कोबरा
जिसे आपने देखा वो लगभग 13 फीट का है। उसके पास किसी हाथी को मारने के लिए पर्याप्त विष है, लेकिन मैंने उसको ऐसे पकड़ रखा है, वो बस वहीं है, क्योंकि वो केवल आपके शरीर के रसायन को महसूस करता है। अगर आप उसे थोड़ी भी चिंता दिखाते हैं तो वो आपको लपक लेगा, क्योंकि उसे खतरे का एहसास होता है। आपकी चिंता उसके लिए खतरा है। तो हम आपका कोबरा टेस्ट ले सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप सहज हैं या नहीं। अगर आप सहज हो जाते हैं, तब भी क्या सामाजिक परिस्थितियां आपको अपनी प्रतिभा को बाहर लाने की अनुमति देंगी या नहीं? जब आपके पास काफी कट्टर सामाजिक बनावट होती है, जब आपके आसपास काफी कट्टर धर्म होते हैं, तो वे आपकी अपनी प्रतिभा को बाहर लाने की अनुमति नहीं देते। वो ये पक्का करेंगे कि आप उनके द्वारा बनाए नियमों से बंधे रहें। तो एक सामाजिक माहौल और एक भीतरी माहौल, ये बनाना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आज आप अपने आसपास की किसी भी तरह की कट्टर परिस्थिति या दबाव वाली परिस्थितियों से भाग सकते हैं। आप उस जगह को छोड़ सकते हैं। 100-200 साल पहले किसी स्थान को ऐसे छोड़ना संभव नहीं था, लेकिन आज अगर आपको ऐसी परिस्थिति मिले जो आपके जीने के तरीके के लिए बिल्कुल सहायक ना हो, तो आप उस जगह को छोड़ सकते हैं और कहीं और जा सकते हैं, है ना? यह अतीत में संभव नहीं था, लेकिन आज आप सहज तो होना चाहते हैं, पर आप में से Whole lot of you are taking pride. काफी लोग ध्यान की कमी और अपने तनाव को एक योग्यता के तौर पर देखते हैं। मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है। क्या ये किसी तरह की काबिलियत है? ये काफी हद तक ऐसा हो गया है, विशेष रूप से मैनेजमेंट क्षेत्र में। अगर आप सीईओ हैं तो आपको कम से कम अल्सर होना चाहिए, वरना आप एक अच्छे सीईओ नहीं हैं। आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तनाव को एक प्राकृतिक घटना मान रहे हैं। नहीं, तनाव होने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे हैं, है ना? आपको अपने शरीर को संभालना, अपने शरीर के रसायन को संभालना, विचारों और भावनाओं को संभालना नहीं आता है, और आप बोल रहे हैं कि ये किसी और वजह से हो रहा है। नहीं, बाहर की परिस्थिति लोग उस तरह से बनाएंगे जिस तरह से वे जीवन को जानते हैं। भीतरी परिस्थिति को वैसी बनाना जैसी आप चाहते हैं, ये आपका काम है ना? दुनिया में हर चीज 100% आपके तरीके से नहीं होगी, कभी भी नहीं, लेकिन कम से कम इस एक व्यक्ति को आपकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए, है ना? इस समय ये व्यक्ति आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। The reason why I'm here today मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी खुशहाली के लिए साधन और टेक्नोलॉजी प्रदान कर सकूं, जिससे कि कम से कम आप अपने भीतर वैसे बने जैसा आप होना चाहते हैं। अगर आपके पास चॉइस होती कि आप अपने भीतर कैसा होना चाहते हैं, तो आप क्या चुनेंगे, खुश होना या दुखी होना? आपको अभी बताना होगा, मैं आशीर्वाद देने वाला हूं। आप खुद के लिए क्या चाहते हैं ये बिल्कुल साफ है ना? यदि खुश होने या दुखी होने के बीच चुनना हो तो आप खुश होना चुनेंगे। आप अपने पड़ोसी के लिए जो चाहेंगे उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन आप अपने लिए जो चाहते हैं वो 100% स्पष्ट है। सहज होने की बात करें तो उसके अनेक तरीके हैं। लोगों से यह सवाल पूछा जा सकता है, वे बोलेंगे सहज होने का अर्थ है शांति। एक बार ऐसा हुआ, क्या मैं चुटकुला सुना सकता हूं? एक चुटकुला चलेगा? क्योंकि यहां बहुत सारे लोग इतने गंभीर दिख रहे हैं। क्या जेएनयू में चुटकुले चलते हैं या केवल गंभीरता? हेलो, हर समय चुटकुले। ठीक है। तो शंकरन पिल्लई एक आक्रामक पति था। वो हमेशा अपनी पत्नी को परेशान करता था, कभी पीटता था, कभी यौन प्रताड़ना देता था, कभी गालियां देता था, हर रोज ये सब करता था। लेकिन उसकी पत्नी हमेशा बहुत शांत रहती थी, एकदम शांत। एक दिन वो उस पर चिल्लाया, लेकिन वो एकदम शांत रही। फिर उसने पूछा, तुम ये कैसे करती हो? मैं तुमको गालियां दे रहा हूं, हर रोज कुछ बुरा कहता हूं, कभी कभी मैं तुमसे बुरा व्यवहार करता हूं, लेकिन मैंने तुमको कभी भी गुस्से में नहीं देखा। तुम हमेशा शांत रहती हो, तुम ये कैसे करती हो? उसने कहा, मैं टॉयलेट साफ करती हूं। क्या? मैं तुमको गालियां देता हूं, तुम टॉयलेट साफ करती हो? उसने कहा, हाँ, यदि तुम मुझको गाली देते हो तो मैं टॉयलेट साफ करती हूं। जब मैं तुमको पीटूं तो? उसने कहा, मैं 2 टॉयलेट साफ करूंगी। अगर मैं तुमको यौन प्रताड़ना दूं तो?
उसने कहा, मैं घर के सारे टॉयलेट साफ करूंगी। उसने पूछा, लेकिन टॉयलेट साफ करना तुमको शांत कैसे रखता है? वो बोली, मैं तुम्हारा टूथब्रश इस्तेमाल करती हूं। तो इसे संभालने के कई तरीके हैं। ऑडिटोरियम के बाहर सैकड़ों विद्यार्थी हैं, इसलिए हम बाहर से एक सवाल लेंगे। हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और मैं जेएनयू का विद्यार्थी हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि दरअसल मेरे दिमाग में एक अलग प्रश्न था, लेकिन इस समय मेरा सवाल ये है कि जब आप अमेरिका में थे, आपने हमेशा वहाँ कहा कि भारत सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र है, लेकिन अब 4 सालों के बाद आपने ये कहना बंद कर दिया है। तो वो क्या चीज़ है जिसने आपको अब ऐसा कहने से रोक दिया है? मतलब आपने ऐसा कहना क्यों बंद कर दिया है कि हम सबसे बड़े जीवंत लोकतंत्र हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों का शाब्दिक अर्थ पकड़ रहे हैं। इन 4 सालों के कारण नहीं, बस मैं देख रहा हूं कि हम भी अमेरिका की तरह होते जा रहे हैं। या तो हम रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट। मेरे पिता एक रिपब्लिकन थे, मेरे दादा एक रिपब्लिकन थे, इसलिए मैं भी रिपब्लिकन हूं, ऐसा एक रिपब्लिकन ने कहा। तो एक दूसरा व्यक्ति बोला, एक डेमोक्रेट ने उससे पूछा, मान लो तुम्हारे पिता बेवकूफ थे और तुम्हारे दादा भी बेवकूफ थे, तो तुम क्या होगे? उसने जवाब दिया, मैं एक डेमोक्रेट होऊंगा। तो अमेरिका दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में इस तरह से विभाजित रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। लेकिन अब मैं कहूंगा कि शायद पिछले 10 सालों से ये इतना विकृत हो गया है, हर व्यक्ति किसी दल से संबंधित है। ये लोकतंत्र का विनाश है। सभी को चुनाव के 3 महीने पहले, not before. इस पर विचार करना चाहिए। तब आप ये देखना शुरू करें कि इन लोगों ने क्या किया। क्या उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया? क्या उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया? क्या उनको एक और मौका दें या दूसरा मौका ना दें? ये कुछ ऐसा है जिसे आपको चुनाव से ठीक पहले देखना चाहिए। पूरे 5 साल नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी बुद्धि से इसका अंदाजा लगाना चाहिए। आज तो जानकारी उपलब्ध है ना? पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। अपनी बुद्धि के हिसाब से उस जानकारी का उपयोग करके, ना कि अपने सहपाठियों से प्रेरित होकर, ना कि पार्टी से प्रेरित होकर, ना कि अपने पिता से या दादा जो बेवकूफ थे। अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी समझ के अनुसार आपको वोट करना चाहिए। केवल तभी वोट के अधिकार का कुछ अर्थ है। इसीलिए तो गुप्त मतदान होता है। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि ये दक्षिण है, ये वाम है, तो फिर वोटिंग का क्या अर्थ है? हम पहले ही जानते हैं। हम बस सीधे आपकी गिनती कर सकते हैं। चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया इस धरती की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया ये एक जबरदस्त और बेहतरीन प्रक्रिया है। ये देश के दूर से दूर बसे गांव तक पहुंचती है और ये पर्याप्त रूप से व्यवस्थित भी है। सारी आपाधापी के बावजूद ये बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित है। तो फिर इस सारी व्यवस्था का क्या मतलब है? अगर 5 साल पहले ही हम तय करके बैठे हों कि हम किसे वोट करेंगे, फिर तो इस पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं है। गुप्त मतदान फिर क्यों रखा जाए? दरअसल इसके पीछे विचार ये है कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपने किसको वोट दिया है ना? अगर आपको लोकतंत्र बनाए रखना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सदगुरु इस चर्चा को जारी रखने के पूरे मूड में दिख रहे हैं। हालांकि हमारे पास बहुत थोड़ा समय बचा है, तो शायद श्रोताओं से एक और सवाल लेकर हम इस इवेंट का समापन करेंगे। नमस्कार सदगुरु, मेरा नाम तमन्ना है। Little louder, please. मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपनी पीढ़ी और हमारे माता